MDH MDH। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले पीएम मोदी को बताया अतुलनीय पीएम। नीट मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें। जलभराव के कारण सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली सरकार ने बुलाई आपातकालीन बैठक। केजरीवाल सरकार के खोखले वादों पर भाजपा ने बोला हमला। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 8 जख्मी। T1 पर फिलहाल सभी उड़ानें रद्द। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने टर्मिनल 1 का लिया जायजा। पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई झंडी। तैयारियों का भी लिया जायजा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी। 4 प्रत्याशी मैदान में। 19 मई को हवाई दुर्घटना में इब्राहिम रईसी के मारे जाने के बाद हो रहा है ये चुनाव। और T20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। देर रात खेले गए सेमीफाइनल में रोहित के ब्रिगेड ने गत विजेता इंग्लैंड को 68 रनों से चटाई धूप। T20 वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। कल भारत ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया। और शुरुआत संसद से जुड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने पूर्व पीएम नेहरू जी की बराबरी कर ली है। उन्होंने एक किताब का संदर्भ देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के लिए नेहरू जी को 0 वोट मिले थे और एक मोदी जी हैं जिन्हें सर्वसम्मति से नेता माना गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा ने हर क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में खुद को स्टैब्लिश किया है। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में हाल ही में संपन्न चुनावों के विषय में जो बात कही गई, उस संदर्भ में मेरा कहना था कि नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय के विकास के प्रति यह समर्पित, विश्वास के प्रति यह समर्पित जनादेश था। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की, यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद संयोग रहा। हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए। राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने। हम दुनिया के 3रे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने। हम दुनिया के 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने।
आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में तीसरे नंबर का हो गया है। और राज्यसभा में जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने नीट मामले में सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा करवाने में गलतियां हुई हैं, लेकिन सरकार ने तुरंत और सही फैसला ले लिया है। The government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. The examination has, of course, it has gone wrong, and the government has taken the decision. It is the right decision. और वहीं नीट मामले पर विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही की शुरुआत पर दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पहले कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा शुरू हो गया। और लोकसभा में हुए विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विपक्ष नियमों को ताक पर रखकर हंगामा कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहा है। उन्होंने कहा कि हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ना करके दूसरे विषय पे चर्चा किया जाए। ऐसा नियम बिल्कुल नहीं होता है। भारत के संसदीय इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस ना हो और किसी मुद्दे पे चर्चा हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष चर्चा की जगह सदन में हंगामा करती है। हमारे सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज से शुरू हो रही है और केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी और बाद में भी विपक्ष ने जिस तरीके से कई सवाल खड़े किए, क्या लगता है कि अभिभाषण पर जब चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष का रवैया वैसा ही देखने को मिल सकता है? देखिए, चर्चा करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। चर्चा के लिए ही सदन है, लेकिन चर्चा करें तब तो रगड़ा करते हैं, हाउस को ग्रेब करते हैं। ये दुखद है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। चर्चा के लिए ही तो ये सदन है। जो भी विषय उठाना हो उठाएं, लेकिन मर्यादित तरीके से उठाना चाहिए और खूब पुरजोर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सदन को ग्रैब करना ये उचित नहीं है। कहा जाता है कि सत्ता और विपक्ष जो है दोनों की बड़ी भूमिका होती है और विपक्ष चूंकि अब थोड़ा ताकतवर हो गया है तो ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के लिए थोड़ी चुनौती दिख सकती है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, ताकतवर किस माने में? क्या सदन में 2 बार विपक्ष कमजोर था, 14 से 19, 19 से 24, तो क्या उनके अधिकार का हनन होता है? नहीं होता है। और शब्दों की कीमत होती है, शब्द कभी मरता नहीं, लेकिन चर्चा के बदले रगड़ा जब होता है तब कमजोर और मजबूत का सवाल आता है। क्या सदन की मर्यादा नहीं है? कोई एक आदमी चर्चा करेगा, 10 एक बार में उठकर, लेकिन क्या पूरे सदन में विपक्ष आ जाएगा? इसलिए आप लोग मजबूत और कमजोर कहते हैं। एक व्यक्ति भी सदन में रहेगा, उसकी जुबान उतनी ही मजबूत होगी जितना 200 रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि सदन में चर्चा हो और चर्चा के लिए पूरी जगह जो है वो विपक्ष को भी मिलेगा, पूरा स्पेस विपक्ष के लिए है, लेकिन
वो चर्चा करें, रगड़ा ना करें। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और संसद भवन से खुद राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव अपडेट के लिए मौजूद है। राजेश, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हम अभी सुन रहे थे और आपने सवाल बहुत अच्छे पूछे कि किस तरह से जो आवाज़ है, क्या विपक्ष की आवाज़ को मौका दिया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, वो चाहे एक व्यक्ति हो या फिर 200 हो, हम सबको स्पेस देते हैं, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप चर्चा कीजिए, हो हंगामा मत कीजिए। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है राजेश, कि हमने देखा कि जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, और वो भी एक ऐसे मुद्दे को लेकर जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए असीम, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसकी जो हंगामे की आहट थी, ये आहट आज सुबह से ही सुनाई पड़ रही थी, जब नेता विपक्ष, जो लोकसभा के नए नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, वो संसद भवन पहुंचते हैं और मीडिया से आकर मुखातिब होते हैं, और वो साफ तौर पर कहते हैं कि सदन के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा के बजाय नीट पर देश जो है सरकार का पक्ष जानना चाहती है, और सबसे पहले ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लिहाजा नीट पर पहले चर्चा होनी चाहिए। और राज्यसभा में नियम 267 के तहत बाकायदा 22 सांसदों ने सभापति को ये नोटिस दिया था कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिए कि सदन की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर, यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बजाय नीट पर चर्चा जो है वो शुरू कराई जाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा, इन दोनों ने नियम के विरुद्ध इसे बताकर चर्चा जो है नीट पर सुनिश्चित नहीं कराई, जिसकी वजह से लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हंगामा जो है वो जोरदार देखने को मिला। लोकसभा में लगातार हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, और अब लोकसभा की कार्रवाई 1 जुलाई को जो है 11 बजे दिन में शुरू होगी, और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो दिन में 2 बजे तक स्थगित हुई है। लेकिन इसी हंगामे के बीच सुधांशु त्रिवेदी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कर दी है राज्यसभा में, और भारी हंगामे शोर शराबे के बीच उन्होंने सरकार का मजबूती के साथ पक्ष रखा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है असीम, वो ये कि जो पहली बार चुनकर सांसद आए हैं, जिनकी उम्र बहुत कम है, और प्रधानमंत्री लगातार ये चाहते हैं कि वो सदन के भीतर रहें, समझें, सीखें, सुनने का उन्हें मौका मिले ताकि वो अच्छा ऑरेटर बन सकें, लेकिन उन सांसदों को सवाल पूछने का मौका नहीं मिल पा रहा, वो सदन की परिचर्चा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे ही एक सांसद समस्तीपुर से चुनकर आई हैं शांभवी चौधरी, जिनसे मैंने जब बातचीत की एक्सक्लूसिव, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे जैसे सांसद के लिए यह एक दुखद पहलू है कि हम चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। ऐसे में राजेश, सवाल यही आ जाता है कि जो विपक्ष है, अब जबकि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, हर कोई उसमें भाग लेना चाहता है, ऐसे में अगर विपक्ष हो हंगामा करेगा, एक तो सदन की कार्यवाही बाधित होगी, पैसे जो है हम जानते हैं कि 1-1 मिनट की कार्यवाही के में कितने पैसे खर्च होते हैं, उसकी बर्बादी होगी, और जो नए सांसद हैं, जैसा कि आपने कहा, उनको भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाएगा। ऐसे में विपक्ष को भी समझना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करे, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और सत्ता और विपक्ष दोनों की लोकतंत्र में एक बड़ी भूमिका होती है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि सत्ता अगर शरीर है तो विपक्ष जो है वो सदन की आत्मा होती है। और शायद यही वजह है कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा कराए जाने को लेकर तैयार है, हम सख्त से सख्त नीट के मसले पर कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो रचनात्मक नहीं है। विपक्ष को रचनात्मक सहयोग देकर सदन की कार्रवाई में भाग लेना चाहिए। डॉक्टर संजय जायसवाल जो बीजेपी के सांसद हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि राहुल गांधी को घंटों बोलने का मौका मिल सकता है, कांग्रेस के लिए जो समय आरक्षित है उस समय में वो चाहे तो सिर्फ नीट पर अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन अगर वो 1 घंटे बोलेंगे तो उनकी 100 गलतियां जो हैं वो सामने आएंगी। लिहाजा गलतियों से बचने के लिए राहुल गांधी
गांधी कार्य स्थगन कर नीट पर चर्चा सुनिश्चित कराना चाहते हैं, ताकि वो उनकी जो कमियां हैं, जो गलतियां, जो फैक्चुअल मिस्टेक वो करते रहे हैं, उससे वो बच सकें। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सदन का आज का जो दिन है वो काफी हंगामेदार है और नीट के मसले पर सरकार हर हाल में सख्त कार्रवाई का जहां भरोसा दे रही है, वहीं विपक्ष चर्चा कराए जाने को लेकर हंगामा बरपाने में जुटा हुआ है। बिल्कुल राजेश, उम्मीद करें कि जो कार्यवाही है वो आने वाले, चूंकि अब सोमवार तक स्थगित हो गई है लोकसभा की कार्यवाही, तो कार्यवाही चले, कंस्ट्रक्टिव चर्चा हो, कंस्ट्रक्टिव जो भूमिका है वो विपक्ष अपना रोल अदा करे। हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को संसद भवन से पहुंचाने के लिए। राजेश राज हमारे सहयोगी संसद भवन में मौजूद थे और वहां से ग्राउंड जीरो से जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। बढ़ेंगे आगे, यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात हम करेंगे दिल्ली एनसीआर में कैसे आफत बन गई बारिश। तो दिल्ली हुई पानी पानी। जी हां, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह की झमाझम बारिश राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई। राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। दिल्ली के मधु विहार, भिकाजी कामा प्लेस, मेहरौली, बदरपुर रोड, शांतिपथ, कनॉट प्लेस, मिंटो ब्रिज, तीन मूर्ति मार्ग, मूलचंद सहित दिल्ली के कई इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। मिंटो रोड में तो ब्रिज के पास ज्यादा पानी होने के चलते कार पूरी तरह से पानी में डूब गई। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग में बीते 24 घंटे में 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं लोधी रोड पर 192.8 मिलीमीटर, पालम में 106.6 मिलीमीटर, आयानगर में 66.3 मिलीमीटर और रिज में 50.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में जलभराव और बारिश को लेकर केजरीवाल सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें सभी मंत्री और बड़े अधिकारी शामिल होंगे। तो ये 4 तस्वीरें मिंटो रोड, सफदरजंग, भिकाजी कामा प्लेस और शांतिपथ की आप देख सकते हैं। इन तमाम जगहों पर सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 88 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। 28 जून, 27 जून और 28 जून के आधी रात के बाद से जो बारिश हुई है दिल्ली में, कहा जा रहा है कि 88 साल के बाद एक दिन में इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मिंटो ब्रिज की बात की जाए तो दिल्ली के मिंटो ब्रिज की इस पर साल 1950 से यहाँ पे जलभराव होता आ रहा है। ये दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी विवेकानंद मार्ग के प्रमुख यातायात जंक्शन पर स्थित है। कनॉट प्लेस और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की ओर जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज़ादी के समय से ही हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बाढ़ में डूबती रही ये सड़कें। साल 1967 में पानी के प्रवाह प्रबंधन के लिए ढलान को किया गया था चौड़ा और 1980 के दशक में डीडीयू मार्ग के दोनों ओर बारिश के पानी की नालियां बिछाई गई, लेकिन चौड़ीकरण और ढलान के बनने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अभी भी वहां पे जो सड़क है वो पूरी तरह से डूबी हुई है। बसें डूब जाती हैं, ट्रक डूब जाता है। तो ये मिंटो ब्रिज का वहां की स्थिति आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और इस सब के बीच दिल्ली से भाजपा सांसद राम सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में बारिश के कारण हुए जल जमाव का मामला लोकसभा में उठाने की बात कही है
उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए के फंड के बावजूद दिल्ली में नालों की सफाई नहीं की गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की उन्होंने मांग की। डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी से खास बातचीत की है, आइए आपको हम सुनाते हैं। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी हमारे साथ है। सर, पहली ही बड़ी बारिश हुई दिल्ली में और हम देख रहे हैं कि जगह जगह अब पानी भर गया। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं 1993 से लेकर और जून तक मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहा। ये पहले व्यवस्था होती थी कि मानसून से 3 महीने पहले और बरसात आ रही है उससे पहले नालों की सफाई की व्यवस्था कैसी चल रही है उसकी जानकारी लेते थे। इस बार भी दिल्ली सरकार ने और दिल्ली नगर निगम ने अपने बजट में सैकड़ों करोड़ रुपया नालों की सफाई के लिए रखा है, लेकिन नालों की सफाई हुई नहीं। केवल नालों की सफाई कागजों पर हुई है, नालों की सफाई हुई नहीं है। और ये सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने किया है। नालों की सफाई हुई नहीं, इसकी जांच दिल्ली पुलिस की विजिलेंस डिपार्टमेंट करे। सर, पहले जल संकट, पानी के लिए दिल्ली तरसी और अब पानी बरसते ही इस तरह की जगह जगह पर जमाव, आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं, वाटर लॉगिंग देख रहे हैं, एक अव्यवस्था से दिख रही है तमाम जगह। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, मेरी दिल्ली में सरकार आएगी, मैं 24 घंटे दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर उपलब्ध कराऊंगा। पूरी तरह से विफल हो गए हैं। जो कुछ कदम उनको दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाने थे, रेनी वेल्स लगाने थे, यमुना के किनारे गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराना था, अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। और अब आरोप प्रत्यारोप करना, उसमें कोई किसी तरह का दमखम नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। थोड़ी सी बरसात हुई है, दिल्ली डूब गई है, पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा। एक बाल्टी पानी के लिए दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर सिंह बिधूड़ी। उनका कहना है कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और अब तो कम से कम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन लोकनाथ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस सबके बीच दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने 21 घंटे पहले ही दावा किया था कि दिल्ली के सारे नालों की सफाई हो गई है, मॉनसून को लेकर सारी तैयारी हो गई है। 24 घंटे भी नहीं बीते और शैली ओबेरॉय की पोल खुल गई, पूरी दिल्ली डूब गई। तस्वीरों को देखिए। मात्र कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद ये हाल। नगर निगम का हर बार एक्शन प्लान होता है। अभी 15-20 दिन पहले ही हमने एक सचिवालय में भी मीटिंग की थी, जिसमें हमारी जल मंत्री आतिशी जी भी थी, हमारे सौरभ भारद्वाज जी मंत्री जी भी उपस्थित थे। तमाम सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, इरिगेशन एंड फ्लड के थे, एमसीडी के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, एनडीएमसी के थे। उस पर हमने पूरा मानसून एक्शन प्लान पर चर्चा की थी। अभी पिछले हफ्ते ही जब हमारे अब एक आयुक्त महोदय नए आए हैं, अश्विनी कुमार जी, उनके साथ भी सभी डीसीज को बुला के मीटिंग ली गई और 90 से 95% जो है हमारी तैयारी हो चुकी है। हमारे सभी नाले साफ हो चुके हैं और जितने भी हमारे जालियां हैं सड़कों पे, जहां भी पानी का जो जलभराव की समस्या थी, उससे निजात करने के लिए जो नगर निगम है पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हकीकत कुछ और आपके सामने, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और सबके बीच एक दुखद हादसा भी हुआ। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर टर्मिनल की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग जख्मी हो गए हैं। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने टर्मिनल 1 का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल लोगों से मुलाकात भी की। इस मौके पर नायडू ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। T1 पर फिलहाल सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से FSL की टीम भी टर्मिनल 1 पर पहुंच गई है। Regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock,
the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any inconvenience as of such. और इस सबके बीच केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने बताया कि जिस टर्मिनल की छत गिरी है उसका निर्माण 2009 में कराया गया था। उसके निर्माण से जुड़ी जरूरी जांच के साथ ही देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी उस तरह के टर्मिनल भवनों की जांच कराई जाएगी। This structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports. हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आपके लिए ताज़ा अपडेट पहुंचाने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ निशांत राय हैं, हमारे साथ उर्मिलेश हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता हैं। अमरेंद्र, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 8 लोग घायल हैं। इस वक्त चूँकि बहुत से लोग हम जानते हैं कि एयर सर्विस का वो उठाते हैं और जाते हैं, उनको कहीं और जगह जाना होता है। ऐसे में सबसे पहले तो अपडेट क्या है T1 को लेकर? असीम, देखिए, सुबह 5:30 बजे की घटना है और अब इस घटना के बाद अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की एक एफएसएल टीम पहुंची है यहाँ पर, जो इस समय जांच में जुटी हुई है। बाकायदा कई क्रेन्स अभी भी हैं जो मलबे को हटा रही हैं, और दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम के साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम है वो भी लगातार उस मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। और मामले को देखा जा रहा है कि कितना गंभीर मामला था, चूंकि जैसा आपको पता है कि सुबह 5:30 बजे का समय था और जो पैसेंजर थे उनकी फ्लाइट लगभग 8 बजे और 8:15 और 8:30 के बाद की थी। तो जो T1 का जो टर्मिनल है दिल्ली में, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ पर 3 टर्मिनल है, T1, T2 और T3। T1 पूरी तरह से डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए रिजर्व है और टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए रिजर्व है। तो चूंकि ये डोमेस्टिक फ्लाइट का टर्मिनल था, तो सुबह 5:30 के आसपास जब गाड़ियां अपने पैसेंजर्स को लेके एंट्री गेट के पास पहुंच रही थी, उसी समय जिस समय बारिश भी हो रही थी, दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही थी और बड़े स्तर पर बारिश हो रही थी, ऐसा उस समय जो यहाँ के आई विटनेस है उनसे मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने बताया कि उस टाइम एक बिजली सी कड़की है ऊपर टर्मिनल के ऊपर के छत पे, और उसके बाद वो हिस्सा पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। और जब वो हिस्सा गिरा उसके थोड़ी देर बाद ही जो पिलर्स थे वहां पर टर्मिनल 1 के वो भी गिरे, और जो गाड़ियां लगातार पैसेंजर्स को लेके आ रही थी वो उसके ऊपर गिरे। और उस घटना के बाद चूंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे बाकायदा यहाँ पे कई सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पर तुरंत जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आ गई। उसके बाद जो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर मेडिकल की टीम रहती है, और बताया गया मुझे अभी कि मेदांता के डॉक्टर्स यहाँ पे लगातार रहते हैं। तो 4 डॉक्टर्स की एक टीम मौके पे पहुंची और उन्होंने जो घायल थे उनको तुरंत देखा और उसके बाद तुरंत वहां से उनको मेदांता हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। लेकिन एक जो कैब ड्राइवर जो बताया जा रहा है, दिल्ली के रोहिणी इलाके का कैब ड्राइवर है जिसका नाम आशीष है, सन ऑफ रमेश, 32 साल की उम्र है इस व्यक्ति की। वो कैब ड्राइवर था, पैसेंजर्स को लेकर वो छोड़ने आया हुआ था T1 पे, वो उस पिलर की चपेट में आ गया, उसकी गाड़ी पे वो पिलर गिरा और जब उसको निकाला गया तो मृत अवस्था में पाया गया। और 8 जो पैसेंजर जो और लोग थे उनको मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जिनकी हालत इस समय स्थिर बताई जा रही है। घटना के थोड़ी देर बाद ही जो केंद्रीय मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजापू, वो आते हैं और बाकायदा वो यहाँ पर पूरी चीजों का मुआयना करते हैं, सिक्योरिटी के एक अलर्ट को देखते हैं और बाकायदा इंस्ट्रक्शन देके वो यहाँ पे इस मामले की जांच कराते हैं। और इसकी वजह से अभी आपको मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस और CFL की
एक टीम पहुंची हुई है, वो जांच कर रही है। और इसके बाद मंत्री जो है मेदांता हॉस्पिटल्स में भी जाके घायलों का इलाज जो चल रहा था वहां देखते हैं। और उसके बाद उनकी तरफ से ये बयान आता है कि जो मृतक हैं उनको 20 लाख की एक आर्थिक मदद दी जाएगी और जो घायल है इस पूरे घटनाक्रम में उनको 3-3 लाख की एक मदद दी जाएगी। लेकिन अभी तरह से जो T1 का जो ये पूरा एरिया है, मैं आपको दिखा दे, इस वक्त की मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं असीम, ये सामने का जो एरिया आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन सहयोगी दिखाएंगे कि अभी भी 2 क्रेन्स खड़ी हुई है, उसके बगल में दिल्ली पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। ये पूरा एंट्री गेट है जो टर्मिनल 1 से आता है गाड़ियों से अपने पैसेंजर्स को लेके, और आगे जब बढ़ते हैं सर्विस जो व्हीकल्स की लाइन और VIP लेन से होते हुए पीयूष आगे पैन करेंगे। और ये देखिए मेरे जस्ट पीछे की साइड में ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके जस्ट ऊपर वाला वो गेट है, एंट्री गेट, और वहां से जो पैसेंजर्स हैं उतरते हैं गाड़ियों से और एंट्री करते हैं। जांच अंदर होती है, तो जब वो एंट्री कर रहे थे और वो थोड़ा सा आगे वाला एरिया देखिए, वहां पे अभी भी लोग कामकाज करते हुए नजर आएंगे। वहां से वो पूरा जो छत है वो गिरता है और जो पिलर्स, सपोर्टिंग पिलर्स है वो गिरते हैं, और जो गाड़ियां आई थी उनके साथ साथ जो पिलर्स और वो गेट है उनके ऊपर गिरता है। और लगातार, मतलब ये तकरीबन जो आई विटनेस है उन्होंने बताया कि 5:30 के आसपास की घटना है। उसके थोड़ी देर बाद ही जो राहत बचाव का कार्य स्टार्ट हो जाता है, डॉक्टर्स पहुंचते हैं, दमकल की गाड़ियां पहुंचती है और बहुत हाई अलर्ट के मोड पे तुरंत उसका मुआयना किया जाता है और जो घायल थे उनको तुरंत रेफर कर दिया था, मेदांता अस्पताल रेफर किया जाता है। लेकिन उसमें एक बड़ी दुखद घटना की, रमेश जो है 32 साल का, रोहिणी के इलाके का, उसकी डेथ हो गई। और अभी भी जो है इस समय जो पूरी तरह से T1 का जो संचालन है वो बंद कर दिया गया, T2 और T3 की तरफ बिल्कुल। तो T1 को फिलहाल बंद कर दिया गया, अमरिंद आप बता रहे हैं, और T2 और T3 पे सबको डाइवर्ट कर दिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए अमरिंद, हम रुक करेंगे अब निशांत का। निशांत, हमें ये बताएं कि जो हमने देखा कि किस तरह से कुछ ही चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली की पोल खोल दी, आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोल दी, शैली ओबराई की पोल खोल दी। इस वक्त क्या कोई ताज़ा अपडेट है? क्या दिल्ली की सड़कों से पानी को हटा लिया गया है या अभी भी सड़कें डूबी हुई हैं? देखिए, इस समय हम मौजूद हैं मिंटो ब्रिज पर और पहले आपको मिंटो ब्रिज की तस्वीर दिखाना चाहूँगा क्योंकि सुबह की तस्वीर काफ़ी डरावनी थी और इस समय मिंटो ब्रिज पे पानी को हटा दिया गया है, लेकिन साफ सफाई चल रही है। जो पानी के साथ कीचड़ यहाँ पर आया था उसको हटाने की कवायद चल रही है। आपको मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि थोड़ा राइट साइड दिखाएं, वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में कूड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। और कल ही दिल्ली की मेयर की एक बाइट हमने अभी सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 90% के आसपास सफाई का काम हो चुका है, नालों की सफाई हो चुकी है। सवाल ये उठता है, दिल्ली का ये इलाका सबसे पहले बारिश में डूबता है और यहाँ के नाले से इतनी बड़ी संख्या में कूड़ा निकला है, तो आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम काज जो है वो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी में मिंटो ब्रिज को में पानी भरना कोई नई बात नहीं है। हमने भी बताया अपनी रिपोर्ट्स में कि आज़ादी के समय से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन इस समस्या का कोई दूरगामी जो है इलाज नहीं ढूंढा गया है और आज भी कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से रास्ता निकल कर आता है उस रास्ते में सड़क धंस गई थी, उसको रिपेयर करने का काम चल रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुबह के बाद से प्लॉट प्लेस को जोड़ने वाला ये मिंटो ब्रिज अभी तक पूरी तरीके से बंद है, बैरिकेडिंग की गई है, लोगों को जाने आने नहीं दिया जा रहा है। अभी भी कीचड़ जमा है, कीचड़ को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन जो तैयारियों की बात कही गई थी और जो दावे किए गए थे उनकी पूरी तरीके से इस जल भराव ने पोल खोल कर रख दी है। बिल्कुल, जो दावे किए गए आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से वो पूरी तरह से खोखली साबित नजर आ रही है। हमारे सहयोगी उर्मिलेश भी बने हुए हैं मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि उर्मिलेश, ये कहा जा रहा है कि इतनी बारिश 28 जून की अर्ली मॉर्निंग में जो बारिश हुई है वो बीते 88 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। एक दिन में इतनी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने और क्या कुछ कहा है आने वाले दिनों में? ये तो प्री मानसून, लेकिन मानसून जब आ जाएगी और हमने देखा क्या हालत है दिल्ली की सड़कों का, यहाँ पे क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है? जी असीम, बिल्कुल जिस तरीके से कि आज दिल्ली में सुबह बारिश हुई है, झमाझम बारिश, तो ये एक बड़ी खबर है कि पूरे देश भर में जो है मानसून पहुंच चुका है। इस तरीके से हमें बताया गया है जो मौसम
विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सोमा, उन्होंने हमें बताया है कि अब देश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है असीम की आने वाले 2 से 3 दिनों में जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें दिल्ली में जो है बारिश होगी और दिल्ली के साथ ही जो ऊपरी हिमालय का जो हिस्सा है जिसमें कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उसके साथ ही पंजाब और हरियाणा का कुछ हिस्से में जो है भारी बारिश होने की संभावना है। इस तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली में जहां गर्मी से राहत मिली है जो बारिश होने के बाद, और दूसरी तरफ जो है मानसून जो है पूरे देश भर में अब जो है पहुंच चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट किया गया है वो आने वाले अगले 2 या 3 दिन में जो भारी बारिश होगी और साथ ही तमाम जो राज्य हैं जिन राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें कि हमने कहा है कि ऊपरी हिमालय के जो इलाके हैं उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड है, पंजाब और हरियाणा है, उड़ीसा है, उसके अलावा जो है मध्य प्रदेश का कुछ इलाका जो है मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इसमें भारी बारिश होने की संभावना है अगले 2 से 3 दिनों में। बिल्कुल, तो ऐसे कहा जा सकता है कि दिल्ली के से दस्तक के साथ साथ पूरे देश भर में जो है मानसून अब पहुंच चुका है। बिल्कुल, तो मानसून की जो गति है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है और कुछ ही दिनों में इस पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में पहुंच जाएगा। और दिल्ली की जहां तक बात है, जैसा कि उर्मिलेश आप बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एक बार फिर से लोगों के मन में ये डर है कि जो दिल्ली की आज स्थिति हुई कि जगह जगह जाम और जो गाड़ियां हैं वो डूबी हुई हैं, कम से कम वो स्थिति ना हो। जो दिल्ली की सरकार है वो कम से कम ठीक से काम करे। मॉनसून का महीना, लोग मॉनसून को एंजॉय करें बजाय इसके कि इस तरह की आफत में वो फंसे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का, अमरेंद्र आपका भी, निशांत आपका भी और उमलेश आप तीनों ही सहयोगियों का इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में विकसित भारत 2047 के लिए कार्य योजना की उपलब्धियों का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में 3 पहलों का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप केंद्रों के लिए वर्चुअल NQS मूल्यांकन लॉन्च किया जाएगा। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन ढांचे में एक अहम खोज का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी IPHS के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली के जरिए लाइसेंस और पंजीकरण तत्काल जारी करने की एक नई सुविधा भी शुरू की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव राव और अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगे। 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 5 महीने बाद सोरेन जेल से बाहर आएंगे। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर उन्हें जमानत दे दी। आपको बता दें कि 13 जून को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। तो हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है, झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं JMM के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था, जिस पर आज फैसला माननीय अदालत ने सुना दिया है। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above.
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जम्मू कश्मीर बिल्कुल तैयार है। आज बेस कैंप भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाई। कल से यात्रा की शुरुआत होगी। सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाएं जांची हैं। बीते दिनों यात्री वाहनों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही ड्रोन और 365 एंगल के सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। और श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के अवसर पर तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार सुबह उधमपुर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के टीकरी इलाके में मंटल स्थित काली माता मंदिर के पास स्थानीय लोगों और उधमपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह से चौकस है। जम्मू कश्मीर के आवाम का भी पूरी यात्रा में बहुत सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे और सकुशल वापस जाएंगे। और अब खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के शिवमोगा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 7 महिलाओं समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक टेम्पो और लॉरी की टक्कर में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा पुणे बेंगलुरु हाईवे पर हुआ है। पुलिस फिलहाल हादसे की जांच कर रही है। और कर्नाटक के हावेरी में हुए हादसे पर राष्ट्रपति ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कर्नाटक के हावेरी जिले में बस दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो कर्नाटक के हावेरी में एक दुखद हादसा हुआ है जिस पर राष्ट्रपति ने दुख का इजहार किया है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। कहीं चल रही है पशु पक्षियों के संरक्षण की मुहिम, तो कोई प्यासों को पिला रहा है पानी। कहीं वेस्ट से वेल्थ बनाने के हो रहे हैं प्रयास, तो कहीं अपने हौसले और जज्बे से दुनिया को जीत लेने का है जुनून। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब खेल जगत की खबरों को जानने के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी गौरव के पास। गौरव नमस्कार, क्या कुछ है खेल जगत की अहम खबरें? नमस्कार असीम। और खेल जगत की जो खबरें हैं इस वक्त छाया हुआ है T20 वर्ल्ड कप का खुमार, जहां भारत ने T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
गुरुवार देर रात खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम को शानदार शुरुआत दी। हालांकि विराट कोहली 9 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा के बल्ले से इस मैच में एक बार फिर से शानदार पारी देखने को मिली। उन्होंने 39 गेंद पर 57 रन की पारी खेली। वहीं टीम के लिए सूर्य कुमार यादव ने 47 रन, ऋषभ पंत ने 4 रन, हार्दिक पांड्या ने 23 रन, रविंद्र जडेजा ने नाबाद 17 रन और अक्षर पटेल ने 10 रन की पारी खेलकर भारत के स्कोर को 171 तक पहुंचाया। वहीं 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को कप्तान जोस बटलर और फिल सॉल्ट ने तेज शुरुआत तो दिलाई। अक्षर पटेल ने अपनी पहली ही गेंद पर जोस बटलर को आउट किया। अक्षर पटेल ने इसके बाद जॉन बेस्टो और मोइन अली का विकेट लिया। वहीं जसप्रीत बुमराह ने फिल सॉल्ट और कुलदीप यादव ने सैम करन को आउट करके इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी। इस प्रकार इंग्लैंड के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और पूरी टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर सिमट गई और मुकाबले को 68 रन से गंवा दिया। और इंग्लैंड के खिलाफ भारत की बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम के प्रशंसक उत्साहित दिखे। मैच के बाद स्टेडियम के बाहर निकल रहे क्रिकेट फैंस को अब उम्मीद है कि टीम इंडिया फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम करेगी। टीम के प्रशंसकों से बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को धो डाला है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब होगा महामुकाबला फाइनल में बारबाडोस में। बात करने के लिए मेरे साथ कुछ दर्शक मौजूद है। सर, मैच देख रहे थे? You gotta speak in English, buddy. How was the match? Oh, it was fantastic. India dominated and they got the result that they deserved. भारतीय स्पिनर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। अक्सर, कुलदीप एंड जडेजा, या सभी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की एंड देन वी नो पता ही था कि जैसे स्पिन आएगा इंग्लैंड पे थोड़ा भारी हो जाएगा। आप देखा भारतीय टीम के फिर से रोहित शर्मा ने कमाल दिखाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद आज फिर उस रोहित शर्मा की बैटिंग एकदम टॉप क्लास और उसके साथ सूर्य कुमार यादव ने जो रन बनाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और लास्ट में जो अपने हिटर्स आए जितने 10-12 रन बने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ऑल द वे, इंडिया जीतेगी। इंडिया We already got the cup. It's just a matter of time. Yes, that's true. We'll be nice and good. Don't. अच्छा, एक बात बताइए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस में मैच है यहाँ पे और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है। आपको लग रहा है साउथ अफ्रीका को भी हम लोग पछाड़ने में कामयाब हो जाएंगे? Yes. Why you have done? Absolutely. किंग कोहली अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि फाइनल शायद किंग कोहली का होगा? We gotta give him a try. You know, he was one of the best, he maybe, but we got rest of the team better than anybody else. He's still number one, man. We still. You know, it's a teamwork. Everybody has to do something, and it's a teamwork. Everybody's stepping in wherever is needed. That's the main thing, and we're gonna take a cup home. He'll get it there. Don't worry. He's still a number one. Still a legend. Legend is always legend. Legend is always there. ये कहते हैं, एक कहावत है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो लोगों का मानना है कि फाइनल में विराट कोहली का बल्ला चमकेगा। अभी वैसे भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और देख रहे हैं लोगों में जोश है और टीम इंडिया के लिए ये सारे आगे आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे बारबाडोस नाउ बारबाडोस, यस, गो इंडिया, कल चक दे बारबाडोस में चक दे। ये है टीम इंडिया का, ये जो फैंस है उनका जोश है और ये चाहते हैं कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप अपने साथ लेके जाए वापस इंडिया। क्या बोलते हैं शशंक के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गयाना। हमारे साथ गौरव बने हुए। गौरव, दक्षिण अफ्रीका के साथ फाइनल में मैच है, कितनी कमजोर, कितनी मजबूत, किस तरह की उम्मीद की जाए? देखिए असीम, बहुत शानदार सवाल है आपका, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया का पूरा एक सफ़र रहा है, अगर यहाँ पे कमज़ोर कड़ी को ढूंढा जाए तो शायद निकालना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरह का टीम एक यूनिट के तौर पर अभी तक सामने आई है। हालांकि जो कमज़ोर सेक्शन आपने बात किए हैं, अगर उसमें देखें तो कहीं ना कहीं जो विराट कोहली और जो बाकी बल्लेबाज हैं, कुछ का फॉर्म्स जो कंसिस्टेंसी की जो कमी है वो उस पर टीम को कहीं ना कहीं वर्कआउट करना होगा। हालांकि ये बात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कई बार भारतीय खिलाड़ियों से पूछा गया तो उन्होंने इसी बात को सामने रखा कि वेट उन्हें करना होगा, क्योंकि विराट एक बड़े खिलाड़ी हैं। कहीं ना कहीं एक जो बड़ा समय है वो कहीं ना कहीं उनके लिए वेट कर रहा है और शायद वो समय कल का हो सकता है जहाँ पे बारबाडोस के मैदान पर एक बार फिर टीम इंडिया जो वो सामने होगी। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया का इसमें जो स्किल है और जो खेलने की जो एक कहना चाहिए जो मेंटालिटी, जिस मेंटालिटी के साथ आप उतर रहे हैं, आप अगर पूरे कैंपेन को देखें टीम इंडिया के, तो यहां पर एक साफ बात जो एक झलक कर नजर आती है कि आपने अगर स्कोर बोर्ड पे कम स्कोर है तो उसको भी आपने बखूबी डिफेंड किया है, और अगर आपको टारगेट चेज करना है तो वहां पे भी आपने एक अच्छा कहना चाहिए जो एक रूप है वो सामने रखा है। तो ये बातें जो होती हैं वो काफी हद तक एक अच्छा एक आपकी इमेज जो है वो सामने रखती हैं। अच्छा गौरव, कोई टीम में कोई बदलाव हम देख सकते हैं या यही टीम रहेगी, कंटिन्यू करेगी? देखिए बहुत मुश्किल है कि इस टीम में कोई बदलाव हो, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आमतौर पर कोई भी टीम हो वो बदलाव नहीं करती। और जहां तक रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जहां तक केमिस्ट्री की बात है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो पिछले भी अगर टूर्नामेंट्स उठा के देखें तो उसके साथ छेड़छाड़ जो है प्लेइंग 11 के साथ वो बहुत कम ही देखने को मिलती है, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि कोई खिलाड़ी अगर चोटिल नहीं होता है तो बशर्ते मतलब इस तरह की कोई वाकया ना हो कि कोई खिलाड़ी चोटिल हो। यहाँ पर जो टीम है वो साफ यही टीम नजर आ सकती है। अच्छा गौरव, चूंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम फाइनल मैच खेलेंगे, उनकी तरफ से क्या लगता है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी हो सकता है जो टीम इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? देखिए अभी तक के उनके परफॉर्मेंस पर अगर गौर करें तो एक यूनिट के तौर पे वो भी अपने आप को सामने रखते आए हैं, लेकिन ये फाइनल मुकाबला है, वो फर्स्ट टाइम जो है वो आईसीसी के वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं। इससे पहले उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक टैग हो गया था, जहां के चोकर्स का जो टैग था वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी था, लेकिन उसको इस बार जिंक्स की जिंक्स को उन्होंने तोड़ा है और वो अपने आप को फाइनल में लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे उन्हें अपनी जो एबिलिटी है, जो उनको पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पे अगर वो अपने आप को खरा उतारते हैं, वो अपने आप को यहाँ पर रखते हैं। और क्योंकि बारबाडोस की जो पिच है वो शुरुआत में थोड़ी कहना चाहिए कि जो पेसर्स हैं उसको मदद करती है, फिर मिडिल ओवर्स में आकर के आपको जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उनके पास एक अच्छी टीम है, अच्छी स्ट्रेंथ के साथ वो सामने है। तो और दोनों ही तरफ मुकाबला काफी कड़ा है गौरव, कह सकते हैं कि दमदार टीम इंडिया की तरफ से भी और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भी। कौन जीतता है, किसके हाथों में ये कप जाता है, उस पर सबकी निगाहें हुई। हालांकि 140 करोड़ भारतीयों की यही आकांक्षा है गौरव, हम सभी की भी एक टीम इंडिया एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप जीते। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए गौरव। बढ़ेंगे कुछ दूसरी अहम खबरें, कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान की बात करें तो ईरान में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति पद की दौड़ से 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। इसमें तेहरान के मेयर अली रजा जकानी और आमिर हुसैन काजीजादे हाशमी का नाम शामिल है। अब राष्ट्रपति पद की दौड़ में 4 प्रत्याशी ही बाकी बचे हैं। इसमें मोहम्मद बाकर कलिबाफ, मुस्तफ़ा और मोहम्मद सईद जलीली और मसूद पेजेश्कियन शामिल हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ मीडिया प्राइम के आज के संग में बस इतना है। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से।